नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा। भाषण एम का हो, उसमें एम ना आए तो वह एम का भाषण नहीं हो सकता। एम के भाषण में एम कई रास्ते से आता है। कभी आर के नाम पर आता है तो कभी पी के रास्ते आता है, तो कभी टी के रास्ते आता है और कभी एच के रास्ते आ जाता है। जब इस चुनाव में CAA के बाद भी एम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जवाब में एम का नाम लेने का मौका एम को मिल जाता है, तो एम ने मैनिफेस्टो में ही एम को जोड़ दिया ताकि एच में जोश पैदा हो जाए। जिस तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर फिक्स होते हैं, उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में एम भी फिक्स होता है। अगर नहीं तो आप इंतजार कीजिए कि कब एम आएगा। इस भाषण में नहीं आएगा तो अगले भाषण में आ ही जाएगा। हिंदू सुख में डूबी एच जनता कई बार उदासीन हो जाती है। उसे गोदी चैनल देखने में भी मजा नहीं आ रहा है और कई बार प्रधानमंत्री के भाषण में भी नहीं आता है। आप समझ गए हैं, एम से मोदी और एम से मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं। लगता है इस चुनाव में लहर खोजने वाले जानकार भी उदास हैं कि हिंदू सुख के बाद भी लहर नहीं है। तभी हिंदू सुख को जगाने के लिए एम का बटन दबा दिया गया है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं: तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, JNU। प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से कुछ नहीं बताते कि किस तरह से और कहां पर कैसे इसमें तुष्टीकरण है, कहां पर मुस्लिम लीग के जैसे विचार हैं, मगर उन्होंने कीवर्ड का इस्तेमाल किया और हर जगह अखबारों में छप भी गया। उन्हें पता है कि इन्हीं सब शब्दों के जरिए गोदी मीडिया ने हिंदू सुख पैदा किया है। उसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, बस नाम लेना है, कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और उसे हिंदू सुख का एहसास होने लगता है। आप तक कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात नहीं पहुंची होगी, पता भी नहीं होगा उसमें क्या है, लेकिन मैनिफेस्टो का संबंध मुस्लिम लीग से है। यह हर जगह छप गया और आप तक पहुंच गई। जाहिर है इस बयान को अखबारों ने प्रमुखता से छापा, सबने छापा, मगर शायद ही किसी ने अपनी हेडलाइन में इसे सवाल की तरह रखा कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। अखबार में मैनिफेस्टो पढ़ लेता और उनके बयान के बगल में छाप देता कि हमने भी देखा है। तो मुस्लिम लीग के विचार कहीं नजर नहीं आते, मगर बिना सवाल के, बिना जांच के बयान को छाप दिया गया। अगर राहुल गांधी ने यही बयान दिया होता तो क्या अखबार राहुल गांधी के बयान हूबहू छापते या सवाल के साथ छापते कि राहुल ने फिर बड़ी सियासी चूक कर दी, नादानी दिखा दी। कई अखबार में मुस्लिम लीग वाली खबर ने पहली खबर बनाया गया है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री किसी भी बयान को पहली खबर बनाने के लिए सारे संपादक मिलजुल कर काम करते हैं। वैसे इस मामले में उनका फैसला सही था। भारत के प्रधानमंत्री विपक्षी दल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर मुस्लिम लीग से जोड़ें तो पहली खबर बननी भी चाहिए थी। इस चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं जीत रहा। एक पाठक और एक दर्शक के रूप में आम जनता की बहुत बुरी हाल हो रही है।
आपके सामने झूठ, भ्रामक और नफरती बातें बोली जा रही हैं और आप दांत चियार कर तमाशा देख रहे हैं। क्या इस तरह के बयानों से हिंदू सुख का डोज लेने वाली जनता क्या बताएगी कि अभी तक किसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से किसी यूनिवर्सिटी की बात की है जहां जाकर आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा होता है? अव्वल तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी कांग्रेस से विशाल है और हर तरह के नेताओं से लैस है, ज्यादा काम करती है। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से ही 8,000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, तब फिर उसका मैनिफेस्टो अभी तक क्यों नहीं आया? आज 13 अप्रैल है और एक सप्ताह बाद प्रथम चरण का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो 5 अप्रैल को आ गया। उस पार्टी ने बीजेपी से पहले मैनिफेस्टो जनता के बीच रख दिया। इसके नेता राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि वे विदेश घूमने चले जाते हैं। जिस पार्टी के बारे में पीएम कहते हैं कि उसे भारत की समझ नहीं, उस पार्टी का मैनिफेस्टो बीजेपी से पहले कैसे आ गया? अच्छा होता कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जवाब में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो पेश कर देती। 2014 से 2019 के मैनिफेस्टो के लिए किए गए वादे का हिसाब दे देती। उन 100 शहरों का नाम बता देती जिन्हें 2015 से स्मार्ट बनाया जा रहा था। वह शहर स्मार्ट बनकर कहां कहां घूम रहे हैं, कम से कम यही दिखा देती। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग के विचार का लेवल चिपकाने की कोशिश की गई। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा। 48 पेज के इस घोषणा पत्र में हमने कीवर्ड सर्च किया तो हिंदू और मुसलमान का जिक्र ही नहीं मिला। हमने सरसरी निगाह दौड़ाई, अगर चूक नहीं हुई है तो इस घोषणा पत्र में ना हिंदू शब्द मिला ना ही मुसलमान। यह भी चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू और मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं है। एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बेशक इसमें एक तस्वीर है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ हंस रहे हैं। धार्मिक एकता को मजबूत करने वाली इस तस्वीर को देखकर क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि यह देश को तोड़ने की तस्वीर है? कांग्रेस ने कहा है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार और नागरिक अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में अगर मुसलमान की उपस्थिति किसी और रूप में है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसकी अनुपस्थिति को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस घोषणा पत्र में 4 बार धर्म का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस ने इसमें लिखा है कि वो आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे देखकर समझदारी से चुनाव करें और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करें जो भारत के सभी लोगों के लिए काम करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 खंड हैं जिनमें हिस्सेदारी, युवा नारी, किसान, श्रमिक संविधानिक, राज्य रक्षा और पर्यावरण शामिल है। हर खंड में कांग्रेस ने बताया है कि वह सुप्रीम कोर्ट से लेकर पत्रकारिता की स्वतंत्रता की गारंटी कैसे देने जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पार्टी ने प्रत्येक गरीब परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवार में से की जाएगी, जहां राशि सीधे घर के सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। कांग्रेस फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन, रसोइया आदि के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना करेगी। आप यकीन नहीं करेंगे हाउसिंग सोसाइटी के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। उनके बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस ने इन गरीब महिलाओं को 1-1 लाख दे दिया तब उनके घर में काम करने के लिए कोई महिला नहीं मिलेगी। या वो मिडिल क्लास है जो खुद तो मरा हुआ है, चाहता है कि दूसरे भी आगे ना बढ़ें। इसकी त्रासदी है
इस पूरे सोच की त्रासदी है कि जिन गरीब महिलाओं के लिए ये वादा किया गया उन्हें भी यह पता नहीं चलेगा कि कांग्रेस ने ऐसा वादा किया है, और वह भी मिडिल क्लास के साथ धर्म के नाम पर, बेसिकली हिंदू सुख के नाम पर वोट दे देगी। अगर आप इतनी सी बात समझ जाएंगे तो पता चलेगा हम किस मोड़ पर आ गए हैं। सब एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं और सब अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इस तरह की खतरनाक सोच समाज को बीमार कर रही है और इसी तरह के सोच वाले समाज के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत है उनके। मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना नहीं की, बस एक लेबल चिपका दिया, कह दिया कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस ने पहली बार इस घोषणा पत्र में वादा किया है जेल भेजने में सराहने के कानून बदले जाएंगे, पत्रकार और संपादकों के लिखने और बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी, कानून में बदलाव करेंगे, किसी को भी जेल में डालने से जांच एजेंसियों को रोका जाएगा। क्या इस तरह के वादे से कोई देश टूट जाता है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो के संवैधानिक न्याय वाले पेज पर संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर है। आखिर प्रधानमंत्री को इसमें ऐसा क्या दिखा कि वह कह बैठे कि इससे देश टूट जाएगा? क्या कांग्रेस इतनी बड़ी नादानी करेगी कि वह देश तोड़ने का मैनिफेस्टो जारी करेगी, गरीब आदमी के खाते में पैसा दिया जाएगा, सरकारी पद भरे जाएंगे? क्या इससे देश टूट जाता है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने, निजात के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्ण एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। इस जात खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी, जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वह प्रयोग करती है उन्हें कम कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी, तलाशी, जब्ती, कुर्की, अंधाधुंध गिरफ्तारी, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजरों न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस वादा करती है। जमानत के संदर्भ में कानून बनाने का वादा करती है, जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगी कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है और जेल अपवाद। क्या साल में 100 दिन संसद चलने और सप्ताह में 1 दिन विपक्ष के एजेंडे को बहस वाले घोषणा पत्र से देश टूट जाएगा? कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रधानमंत्री झूठ और भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इस तरह का बयान देकर नरेंद्र मोदी ने भावुकता पैदा करने की कोशिश की है। इस बीच सांप्रदायिकता पर लिखने वाले इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने एक लेख लिखा है सबरंग इंडिया पर, आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन हिंदू महासभा ने तो 1937 में अहमदाबाद के अपने अधिवेशन में ही 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया था। मुस्लिम लीग से 3 साल पहले इस तरह से धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले सावरकर ने पेश की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है कि
कि यह बात हैरान करती है कि राष्ट्र की अवधारणा को लेकर सावरकर और जिन्ना एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए थे, मगर दोनों ही दो राष्ट्र के सिद्धांत पर सहमत नजर आते हैं। दोनों मानते भी हैं और इस पर जोर भी देते हैं, मुसलमान के लिए अलग देश हो और हिंदुओं के लिए अलग देश। यही नहीं, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकार में शामिल हो गई और बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। इतिहास के कई शोध बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में साठगांठ हो गई थी। क्योंकि यही दिल का प्रेम है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। यह इतिहास कहता है उस कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का आरोप, उसके घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का छाप है, बहुत दुखद है। इससे लगता है प्रधानमंत्री के पास बिल्कुल ही 100 स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए नहीं है, जिसे वह 2015 से ही स्मार्ट बना रहे हैं और आप लोग भी स्मार्ट बन रहे हैं। बेहतर है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खुद भी पढ़ें और सोचें कि इससे ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री ने इसे मुस्लिम लीग का बता दिया। इस मैनिफेस्टो को आप कांग्रेस के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे भी YouTube चैनल एस भारत हिंदी पर भी देख सकते हैं। हमने भी कुछ बिंदुओं को लेकर विस्तार से वीडियो बनाया है। हमें तो कहीं नहीं लगा कि मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। 10 साल बाद बिना छुट्टी दिन रात काम करने वाले प्रधानमंत्री को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम की एक योजना लाई थी, जिसके तहत 10 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को शानदार बनाना था, विश्व स्तरीय बनाना था, उन्हें 10,000 करोड़ का फंड देना था। 2016 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए उन सभी 10 यूनिवर्सिटी का फोटो अपनी रैलियों में दिखाएं। यूपी बिहार के युवाओं को जरूर देखिए कि उन्होंने इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बना दी है, उनका भविष्य अब शानदार बनने वाला है। क्या आप इन 10 यूनिवर्सिटी के नाम जानते हैं? आपको इसके बारे में गोदी मीडिया, कोई अखबार या चैनल नहीं दिखाएगा। हम याद दिला रहे हैं, सरकारी कॉलेजों की हालत बहुत खराब है। अमीर लोगों के बच्चे यह बात जानते हैं, लाखों रुपए की फीस देकर प्राइवेट में पढ़ने चले गए हैं और विदेश भाग रहे हैं, मगर 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री एक भाषण शिक्षा पर दे सकते हैं, उन 10 कॉलेजों के बारे में बता सकते हैं, IIT, IIM की फीस के बारे में बात कर सकते हैं, शिक्षा लोन पर बात कर सकते हैं। वह इन सब पर बात नहीं कर सकते, इसलिए मुसलमान ले आते हैं, मुस्लिम लीग की बात करने लग जाते हैं। हमें पता है कि आपको अब सिर्फ एक ही सुख चाहिए, जिसे मैं हिंदू सुख कहता हूं। ये जो अच्छा है, अगर उसे एम चाहिए तो एम को भी कुछ नहीं चाहिए। अपनी हर स्पीच में एम एम यम यम करना है। नमस्कार, अश्विनी मिश्रा।